द गिल्डेड केज सिक्योरिटी बाउंड्रीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं? इमेजिन कीजिए कि आप एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिख रहे हैं। आप एक पॉइंटर एलोकेट करते हैं, एक वैल्यू असाइन करते हैं और उसे स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। यह प्रोग्राम हीप पर बेसिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह लो लेवल हार्डवेयर इंटरेक्शन के बारे में थियोरेटिकल क्वेश्चंस रेज करता है, जैसे कि रॉ फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस को रीड करना और पेरिफेरल एक्सप्रेस बस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना। अगर आप किसी आर्बिट्रेरी अनमैप्ड मेमोरी एड्रेस जैसे नल पॉइंटर या रॉ फिजिकल एड्रेस x0 x000000 को डीरेफरेंस करने की कोशिश करते हैं, तो आपका प्रोग्राम मदरबोर्ड को फ्रीज नहीं करता, CPU को बर्न आउट नहीं करता या बैकग्राउंड में चल रही किसी दूसरी एप्लीकेशन को वाइप आउट नहीं करता। इसके बजाय आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को तुरंत एक शार्प अनकॉम्प्रोमाइजिंग डायग्नोस्टिक सेगमेंटेशन फॉल्ट कोड डंप के साथ किल कर देता है। ऐसा क्यों होता है? आपको किसने पकड़ा? इसका जवाब मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एक फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल में है, जो है हार्डवेयर एनफोर्स्ड आइसोलेशन बाउंड्री। आपकी C++ एप्लीकेशंस एक टाइटली मॉनिटर्ड सैंडबॉक्स के अंदर रन करती हैं, जिसे यूजर स्पेस कहा जाता है। इस सैंडबॉक्स की दीवारों को सराउंड और एनफोर्स करने वाला कर्नल स्पेस है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल द्वारा डायरेक्टली मैनेज्ड सुप्रीम और अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल एनवायरनमेंट है। हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स कोड लिखने, कस्टम लॉक फ्री प्रिमिटिव्स डिजाइन करने या GPU हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स को कंट्रोल करने के लिए आप CPU को एक जेनेरिक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस रन करता है। आपको उन फिजिकल मैकेनिज्म्स को समझना होगा जिनका यूजर CPU इन एग्जीक्यूशन मोड्स के बीच स्विच करने के लिए करता है, उस सिक्योरिटी बॉर्डर को क्रॉस करने के प्रिसाइज परफॉर्मेंस पेनल्टीज को, और ये कि कैसे यूजर लेवल कोड फिजिकल हार्डवेयर को टच करने के लिए कर्नल इंटरवेंशन पर रिलाई करता है। सेक्शन ब्रेक हार्डवेयर एनफोर्स्ड प्रोटेक्शन रिंग्स यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस के बीच का डिवीजन सिर्फ लिनक्स या विंडोज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा एनफोर्स की गई कोई सॉफ्टवेयर पॉलिसी नहीं है। यह आपके CPU के सिलिकॉन में हार्डवायर्ड है। मॉडर्न x86-64 प्रोसेसर्स हार्डवेयर प्रिविलेज लेवल्स इंप्लीमेंट करते हैं, जिन्हें प्रोटेक्शन रिंग्स के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम CPU के हायरार्किकल प्रोटेक्शन डोमेन्स को दिखाता है, जिन्हें आमतौर पर प्रिविलेज रिंग्स के रूप में जाना जाता है। यह सबसे बाहरी लेवल पर रिंग 3 दिखाता है, जो यूजर स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जहां एप्लीकेशंस रेस्ट्रिक्टेड इंस्ट्रक्शंस और आइसोलेटेड मेमोरी के साथ रन होती हैं। मिडिल लेवल्स यानी रिंग्स 1 और 2 डिवाइस ड्राइवर्स के लिए डेसिग्नेटेड हैं, लेकिन आमतौर पर अनयूज्ड रहते हैं। सेंटर में रिंग 0 है, जो कर्नेल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसका हार्डवेयर और सिस्टम मेमोरी पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। हालांकि 86 आर्किटेक्चर ने हिस्टोरिकली 4 प्रिविलेज लेवल्स रिंग्स 0, 1 और 3 को डिफाइन किया था, लेकिन लिनक्स, मैक OS और विंडोज जैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिर्फ 2 का यूज करते हैं। रिंग 0 कर्नल स्पेस या प्रिविलेज्ड मोड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल और कोर सिस्टम कंपोनेंट्स के लिए रिजर्व्ड एग्जीक्यूशन मोड है। रिंग 0 में एग्जीक्यूट होने वाले कोड के पास सभी हार्डवेयर फीचर्स, कंट्रोल रजिस्टर्स, फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस और CPU इंस्ट्रक्ट सेट्स का कंप्लीट और बिना किसी रुकावट के एक्सेस होता है। रिंग 3 यूजर स्पेस या अनप्रिविलेज्ड मोड, ये वो एग्जीक्यूशन मोड है जहां स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशंस रन होती हैं। रिंग 3 में एग्जीक्यूट होने वाला कोड CPU इंस्ट्रक्शंस के एक सिर्फ सबसेट तक ही लिमिटेड होता है और केवल उन्हीं मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस कर सकता है जो कर्नल द्वारा स्पष्ट रूप से उसके अपने वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मैप किए गए हैं। नोट, रिंग्स 1 और 2 ओरिजिनली डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम सर्विसेज के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने आर्किटेक्चर को स्ट्रीमलाइन करने और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इन्हें हटा दिया। हार्डवेयर प्रिविलेज लेवल्स को कैसे एनफोर्स करता है? प्रोसेसर को कैसे पता चलता है कि वह अभी किस रिंग में है? x86-64 हार्डवेयर में प्रोसेसर कोड सेगमेंट CS रजिस्टर के अंदर 2 बिट्स का यूज करके अपने प्रिविलेज लेवल को ट्रैक करता है। ये 2 बिट्स करंट प्रिविलेज लेवल यानी CPL बनाते हैं। अगर CPL 00 के इक्वल है तो CPU रिंग 0 में एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर CPL 11 के इक्वल है तो CPU रिंग 3 में एग्जीक्यूट कर रहा है। हर एक बार जब CPU मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन फेच करता है, तो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के अंदर का हार्डवेयर लॉजिक ये वेरीफाई करता है कि क्या करंट CPL उस इंस्ट्रक्शन को रन करने की परमिशन देता है।
प्रिविलेज्ड वर्सेस अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस अपने सिक्योरिटी इम्पैक्ट के बेसिस पर 2 कैटेगरीज में आते हैं। अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस जो रिंग 3 में अलाउड हैं, स्टैंडर्ड कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस कर्नल से परमिशन मांगे बिना यूजर स्पेस में सिमलेसली काम करते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिक जैसे एड सब आईमूल एक्सओआर, एंड कंट्रोल फ्लो जैसे जेएमपी कॉल रेट, जनरल डेटा मूवमेंट जैसे एमओवी, पुश पॉप वेक्टर एक्सटेंशंस जैसे एसआईएमडी, ऑपरेशंस जैसे AVX512 एसएसए नियॉन इंस्ट्रक्शंस। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस जो रिंग 0 तक रेस्ट्रिक्टेड हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो सिस्टम स्टेट, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस या मेमोरी मैपिंग्स को मॉडिफाई करते हैं, केवल तभी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं जब CPL इक्वल टू 0 हो। अगर कोई यूजर स्पेस प्रोग्राम रिंग 3 इनमें से किसी भी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो यह असेंबली इंस्ट्रक्शन यूजर स्पेस के अंदर रन करने के दौरान सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हॉल्ट करने के एक अटेम्प्ट को दिखाता है, जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड प्रिविलेज लेवल है। CPU तुरंत इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को रोक देता है, एक इंटरनल हार्डवेयर एक्सेप्शन जनरेट करता है जिसे वेक्टर 13 जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट GP के रूप में जाना जाता है, और कंट्रोल को सीधे कर्नेल के फॉल्ट हैंडलर पर ट्रांसफर कर देता है। कर्नेल गड़बड़ी करने वाले प्रोसेस को पहचानता है और उसे एक क्रैश कोड सिग्सेगवी या सिगिल के साथ टर्मिनेट कर देता है। रिंग 0 के लिए रिजर्व्ड कॉमन प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस में शामिल हैं जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट कंट्रोल, जिसमें CLI यानी हार्डवेयर इंटरप्ट्स को डिसेबल करना और STI यानी इंटरप्ट्स को इनेबल करना आता है। सिस्टम हॉल्ट या कंट्रोल जैसे HLT जो अगले इंटरप्ट तक एग्जीक्यूशन को रोक देता है। वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल जैसे %CR3 कंट्रोल रजिस्टर में राइट करना, जो एक्टिव पेज टेबल डायरेक्टरी के रूट पॉइंटर को स्टोर करता है। डायरेक्ट हार्डवेयर IO पोर्ट्स जैसे x86 आर्किटेक्चर्स पर इन या आउट इंस्ट्रक्शंस। मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर एक्सेस जैसे RDMASR या WRMASR, जिससे लो लेवल CPU परफॉर्मेंस काउंटर्स, थर्मल पैरामीटर्स और हार्डवेयर सेटिंग्स को रीड और राइट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक प्रिविलेज बाउंड्री को क्रॉस करना यानी सिस्टम कॉल के मैकेनिक्स। अगर रिंग 3 कोड हार्डवेयर को टच नहीं कर सकता, फिजिकल मेमोरी पेजेस एलोकेट नहीं कर सकता या नेटवर्क कार्ड के जरिए डेटा नहीं भेज सकता, तो एक स्टैंडर्ड C++ प्रोग्राम डिस्क पर फाइल कैसे लिखता है या कंसोल पर टेक्स्ट कैसे प्रिंट करता है, इसे अपनी तरफ से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कर्नेल से रिक्वेस्ट करनी होगी। इस रिक्वेस्ट मैकेनिज्म को सिस्टम कॉल या सिसकॉल कहा जाता है। रिंग 3 से रिंग 0 में सेफली क्रॉस करने के लिए मॉडर्न हार्डवेयर एक डेडिकेटेड हाईली कंट्रोल्ड गेटवे प्रोवाइड करता है। यूजर एप्लीकेशन कर्नेल के अंदर किसी भी आर्बिट्रेरी मेमोरी एड्रेस पर सीधे जंप नहीं कर सकती, क्योंकि इससे कैटास्ट्रोफिक सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स का खतरा हो सकता है। इसके बजाय CPU एक कंट्रोल ट्रांजिशन पॉइंट को एनफोर्स करता है। यह डायग्राम एक सिस्टम कॉल के यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस में मूव होने के ट्रांजिशन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे यूजर लेवल कोड सिस्टम कॉल इंस्ट्रक्शन को ट्रिगर करने से पहले रिक्वायर्ड आइडेंटिफायर और आर्गुमेंट्स को रजिस्टर्स में लोड करके सिस्टम कॉल को इनिशिएट करता है। यह एक्शन एक हार्डवेयर प्रिविलेज लेवल चेंज को इनिशिएट करता है, जिससे प्रोसेसर स्टेट को सेव करते हुए एग्जीक्यूशन यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट हो जाता है। एक बार कर्नल स्पेस में पहुंचने के बाद सिस्टम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है, करस्पॉन्डिंग वर्चुअल फाइल सिस्टम राइट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, यूजर रजिस्टर्स को रिस्टोर करता है और कंट्रोल वापस यूजर एप्लीकेशन को दे देता है। द इवोल्यूशन ऑफ द ट्रांजिशन गेटवे सालों से इस प्रिविलेज शिफ्ट को ट्रिगर करने के लिए यूज होने वाला हार्डवेयर इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ट्रैप्स लेगेसी x86 आर्किटेक्चर लेगेसी 32 बिट x86 सिस्टम्स में यूजर स्पेस प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के जरिए सिस्टम कॉल्स को इन्वोक करते थे, जैसे कि int 0x80। जब CPU का सामना int 0x80 से होता था तो यह एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को रुकने के लिए फोर्स करता था। मेमोरी में स्टोर इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल या IDT में इंटरप्ट वेक्टर 0x80 को लुकअप करता था, एक्सेस परमिशंस चेक करता था, स्टैक पॉइंटर स्विच करता था और रिंग 0 में ट्रांजिशन करता था। सुरक्षित होने के बावजूद सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स धीमे थे। डायनेमिक मेमोरी टेबल लुकअप्स और एक्सटेंसिव वैलिडेशन चेक्स की वजह से कर्नेल में एंटर करने और उसे लीव करने के लिए ही 300 to 500 CPU क्लॉक साइकिल्स की जरूरत पड़ती थी। फास्ट सिस्टम कॉल इंस्ट्रक्शंस सिस कॉल या सिस रेट वेक्टर टेबल लुकअप
मैकेनिक्स के बड़े ओवरहेड को खत्म करने के लिए मॉडर्न 64 बिट AMD और इंटेल सीपीयूज ने डेडिकेटेड फास्ट पाथ इंस्ट्रक्शंस इंट्रोड्यूस किए। रिंग 0 में एंटर करने के लिए सिस कॉल और रिंग 3 में रिटर्न करने के लिए सिस रेट। इन मेमोरी टेबल्स को क्वेरी करने के बजाय सीपीयू मॉडल स्पेसिफिक रजिस्टर्स या MSRs नाम के प्री कॉन्फ़िगर्ड हार्डवेयर रजिस्टर्स पर रिलाई करता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो ये एक स्पेशल प्रोसेसर रजिस्टर IA32 स्टार या लॉन्ग मोड टारगेट एड्रेस रजिस्टर में एग्जैक्ट टारगेट कर्नेल मेमोरी एड्रेस लिखता है। जब आपका प्रोग्राम राइट या रीड जैसे स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करता है तो एग्जीक्यूशन फ्लो एक प्रिसाइज हार्डवेयर सीक्वेंस को फॉलो करता है। ये असेंबली कोड सेगमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि 64 बिट लिनक्स में सिस्टम राइट कॉल कैसे परफॉर्म करते हैं। ये राइटिंग के लिए सिस्टम कॉल नंबर लोड करता है, डेस्टिनेशन के तौर पर स्टैंडर्ड आउटपुट स्पेसिफाई करता है, मैसेज स्ट्रिंग का मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करता है, मैसेज लेंथ को 13 बाइट्स पर सेट करता है और फिर राइट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम कॉल को ट्रिगर करता है। जब हार्डवेयर सीपीयू सिसकॉल इंस्ट्रक्शन पर पहुंचता है तो यह कुछ ही क्लॉक साइकिल्स में एक हार्डवेयर स्टेट ट्रांजिशन एग्जीक्यूट करता है। यूजर स्टेट सेव करता है, सीपीयू ऑटोमेटिकली अगले यूजर इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को %RIP में %RCX रजिस्टर में सेव करता है और प्रोसेसर फ्लैग्स रजिस्टर %R फ्लैग्स को %R11 में कॉपी करता है। प्रिविलेज बदलता है, सीपीयू %CS रजिस्टर में करंट प्रिविलेज लेवल CPL को 3 से 0 पर अपडेट करता है। कर्नल एंट्री पर जंप करता है, सीपीयू इंस्ट्रक्शन पॉइंटर %RIP को IA32 स्टार रजिस्टर के अंदर स्टोर किए गए कर्नल एंट्री पॉइंट एड्रेस से ओवरराइट करता है। फ्लैग मास्क अप्लाई करता है, ये शुरुआती कर्नल एंट्री के दौरान सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को डिसेबल करने के लिए IA32F मास्क रजिस्टर का इस्तेमाल करके सेंसिटिव हार्डवेयर एग्जीक्यूशन फ्लैग्स को मास्क आउट करता है। इस प्रिसाइज इंस्टेंट पर सीपीयू अब रिंग 0 में एक डिटर्मिनिस्टिक हार्ड कोडेड कर्नल इंस्ट्रक्शन एंट्री पॉइंट पर एग्जीक्यूट कर रहा है। लिनक्स में आमतौर पर यह एंट्री _syscall_64 होता है। सेक्शन ब्रेक परफॉर्मेंस ओवरहेड का ब्रेकडाउन रिंग 3 से रिंग 0। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अक्सर सिस्टम कॉल ओवरहेड के बारे में एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बात करते हैं, लेकिन असल में इस बाउंड्री को क्रॉस करना इतना एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है? हम हॉट लूप्स के अंदर हर सेकंड लाखों बार सिस्टम फंक्शंस को सिर्फ कॉल क्यों नहीं कर सकते? जब कोई एप्लीकेशन रिंग 3 से रिंग 0 में ड्रॉप होती है तो सीपीयू और OS कर्नल को परफॉर्मेंस टैक्सेस की एक सीरीज चुकानी पड़ती है। यह डायग्राम यूजर और कर्नल मोड्स के बीच ट्रांजिशन के परफॉर्मेंस ओवरहेड और सीपीयू इंपैक्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह रिक्वायर्ड हार्डवेयर एक्शंस के सीक्वेंस की डिटेल्स देता है, जैसे रजिस्टर्स को सेव करना, स्टैक पॉइंटर्स को स्वैप करना, एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को फ्लश करना, मेमोरी आइसोलेशन के लिए पेज डायरेक्टरीज को स्विच करना और सबसीक्वेंट कैशे इनवैलिडेशन। सीपीयू रजिस्टर्स को कर्नल स्टैक में सेव करना। जब एग्जीक्यूशन कर्नल में ट्रांसफर होता है तो कर्नल को अपना खुद का सी कोड चलाने के लिए सीपीयू के जनरल पर्पस रजिस्टर्स %RAX, %RBX, %RCX, %RDX एटसेट्रा का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हालांकि इसे यूजर स्पेस प्रोग्राम के रजिस्टर स्टेट्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखना होगा ताकि जब सिस्टम कॉल खत्म हो तो प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हो सके। कर्नल एंट्री कोड सीधे थ्रेड के आइसोलेटेड कर्नल स्टैक पर ट्रैप फ्रेम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता है जो लिनक्स में स्ट्रक्ट ptregs होता है। ये सी स्ट्रक्चर कर्नल ट्रैप फ्रेम के लेआउट को आउटलाइन करता है, जिसका यूज सीपीयू रजिस्टर्स के स्टेट को सेव करने के लिए किया जाता है जब कोई सिस्टम कॉल या इंटरप्ट एग्जीक्यूशन को यूजर स्पेस से कर्नल में ट्रांजिशन करता है। यह उस ऑर्डर को डिफाइन करता है जिसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, प्रोसेसर फ्लैग्स और स्टैक पॉइंटर को मेमोरी में प्रिजर्व किया जाता है। इन 15+ रजिस्टर्स को मेमोरी में भेजने से हर बार सिस्टम कॉल किए जाने पर मेमोरी बस बैंडविड्थ और सीपीयू राइट साइकिल्स खर्च होते हैं। स्विचिंग स्टैक पॉइंटर्स %RASP यूजर स्पेस कोड एक यूजर स्टैक का यूज करता है जो एप्लीकेशन के मेमोरी स्पेस में लोकेटेड होता है। कर्नेल स्पेस कोड यूजर स्टैक को सेफली यूज नहीं कर सकता अगर यूजर स्टैक पॉइंटर करप्टेड है, इनकरेक्टली अलाइंड है या इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है तो उसमें डेटा पुश करने की कोशिश करने वाला कर्नेल फंक्शन पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देगा। इसलिए एक प्रिविलेज शिफ्ट के दौरान सीपीयू को स्टैक पॉइंटर %RASP को यूजर स्टैक से एक आइसोलेटेड कर्नेल स्टैक पर स्विच करना होगा जिसे कर्नेल मेमोरी के अंदर स्पेसिफिकली उस थ्रेड के लिए एलोकेट किया गया है।
x86 लिनक्स पर इसमें स्पेशलाइज्ड स्वैप जी एस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शामिल होता है। ये आर्किटेक्चर के जी एस सेगमेंट बेस रजिस्टर को स्वैप करता है ताकि पर सीपीयू कर्नेल डेटा स्ट्रक्चर्स का पॉइंटर रिट्रीव किया जा सके, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम करंट थ्रेड के प्राइवेट कर्नेल स्टैक पॉइंटर को सेफली लुकअप अप और स्वैप कर सके। 3 एग्जीक्यूशन पाइपलाइन क्लियरिंग और ब्रांच मिसप्रेडिक्शंस। मॉडर्न सीपीयूज डीप हार्डवेयर पाइपलाइंस का यूज करके एक्टिव इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से आगे दर्जनों इंस्ट्रक्शंस को स्पेक्युलेटिवली एग्जीक्यूट करके इनक्रेडिबल थ्रूपुट अचीव करते हैं। जब एक सिस कॉल इंस्ट्रक्शन होती है तो इस पाइपलाइन को स्टॉल और ड्रेन करना पड़ता है। यूजर स्पेस एग्जीक्यूशन पैटर्न्स पर बेस्ड स्पेक्युलेटिव ब्रांचेस पूरी तरह से इनवैलिड हो जाती हैं। सीपीयू का इंटरनल ब्रांच टारगेट बफर बीटीबी और रिटर्न स्टैक बफर आरएसबी को रीसेट होना पड़ता है या कॉन्टेक्स्ट एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे एग्जीक्यूशन बबल्स बनते हैं जहां हार्डवेयर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स एएलयूज नए इंस्ट्रक्शंस के डिकोड होने का वेट करते हुए खाली बैठे रहते हैं। कर्नेल पेज टेबल आइसोलेशन के पीटीआई मेल्टडाउन जैसी हार्डवेयर स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटीज की डिस्कवरी के बाद मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने कर्नेल पेज टेबल आइसोलेशन के पीटीआई इंप्लीमेंट किया। केपीटीआई से पहले कर्नेल के मेमोरी मैपिंग्स को परमानेंटली हर प्रोसेस के पेज टेबल के अंदर सुपरवाइजर ओनली की तरह मार्क करके रखा जाता था ताकि रिंग 3 कोड उन्हें रीड न कर सके, लेकिन मैपिंग प्रेजेंट थी। इसका मतलब था कि रिंग 0 में क्रॉस करने के लिए 0 वर्चुअल मेमोरी एड्रेस स्पेस चेंजेस की जरूरत होती थी। केपीटीआई इनेबल्ड होने पर कर्नेल अपनी मेमोरी मैपिंग्स को पूरी तरह से आइसोलेट कर देता है। जब कोई प्रोग्राम एक सिस्टम कॉल इश्यू करता है तो सीपीयू को रूट पेज डायरेक्टरी रजिस्टर %CR3 को यूजर पेज टेबल से कर्नेल पेज टेबल में स्वैप करना पड़ता है। %CR3 में राइट करने से सीपीयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या एमएमयू एक्स्ट्रा एड्रेस ट्रांसलेशन वर्क परफॉर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे हर एक प्रिविलेज बाउंड्री क्रॉस पर एक मेजरेबल टैक्स ऐड हो जाता है। सेक्शन ब्रेक प्रिविलेज ट्रांजिशन वर्सेस फुल प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच। एक मोड स्विच या सिस्टम कॉल और एक फुल प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। डेवलपर्स अक्सर इन टर्म्स को मिक्स कर देते हैं, लेकिन उनकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट्स ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से डिफर करती हैं। यह डायग्राम एक सीपीयू मोड स्विच वर्सेस एक फुल प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच के परफॉर्मेंस कॉस्ट और स्टेप्स को कंपेयर करता है। एक मोड स्विच सिस्टम कॉल्स का यूज करके यूजर स्पेस और कर्नेल स्पेस के बीच एक सिंगल थ्रेड को ट्रांजिशन करता है, जिसमें सिर्फ 10s to 100s ऑफ सीपीयू साइकिल्स की कॉस्ट आती है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच में ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर द्वारा एक नया प्रोसेस सिलेक्ट करना, पेज टेबल स्वैप करना और ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर को फ्लश करना इन्वॉल्व होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीपीयू साइकिल्स की कॉस्ट आती है। मोड स्विच प्रिविलेज ट्रांजिशन क्या होता है? सेम एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का कर्नेल के अंदर रिंग 3 एग्जीक्यूशन से रिंग 0 एग्जीक्यूशन में ट्रांजिशन करता है। फॉर एग्जाम्पल रीड कॉल करना, एड्रेस स्पेस अनचेंज्ड रहता है, प्रोसेस मेमोरी कॉन्टेक्स्ट एक्टिव रहता है। कॉस्ट रिलेटिवली चीप है, टिपिकली 50 से 200 नैनोसेकंड्स या कुछ 100 सीपीयू क्लॉक साइकिल्स। थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच सेम प्रोसेस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर थ्रेड को रन करना स्टॉप कर देता है और सीपीयू कोर को थ्रेड 282 एग्जीक्यूट करने के लिए स्विच करता है, जहां दोनों थ्रेड्स सेम प्रोसेस के होते हैं। एड्रेस स्पेस सेम पेज टेबल्स शेयर करता है। %CR3 को चेंज होने की जरूरत नहीं होती है। कॉस्ट मॉडरेट है, ये रजिस्टर सेट्स को प्रिजर्व करता है, स्टैक्स को स्विच करता है और शेड्यूलर स्टेट को अपडेट करता है। फुल प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर प्रोसेस को पॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका C++ एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से डिफरेंट प्रोसेस बेस पर स्विच कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक बैकग्राउंड डेटाबेस इंजन एड्रेस स्पेस पूरी तरह से चेंज होना चाहिए। सीपीयू %CR3 रजिस्टर को प्रोसेस बी के पेज टेबल फिजिकल एड्रेस के साथ रीराइट किया जाता है। इसका नुकसानदेह असर यह है कि %CR3 को चेंज करने से सीपीयू के हार्डवेयर मेमोरी कैशे यानी ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर या TLB के अंदर स्टोर वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग्स इनवैलिडेट हो जाते हैं। TLB फ्लशेस की कॉस्ट। TLB सीपीयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी AMU के अंदर एक बहुत ही फास्ट AL1 हार्डवेयर कैशे है
जो वर्चुअल एड्रेसेस जैसे कि 0x7 F5FB F420 को फिजिकल रैम एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। जब एक प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच की वजह से TLB फ्लश होता है तो आने वाले प्रोसेस के बाद के मेमोरी रीड्स TLB कैशे को पूरी तरह से मिस कर देते हैं। CPU को ट्रांसलेशन एंट्रीज को फिर से भरने के लिए हार्डवेयर रैम L3 कैशे या मेन मेमोरी में मल्टी टीयर पेज टेबल्स को फिजिकली वॉक करना पड़ता है। यह पेनल्टी स्विच होने के बाद हजारों साइकिल्स के लिए एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन स्पीड को धीमा कर सकती है। मॉडर्न x86 CPU में PCID यानी प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफायर्स होते हैं जो इस फ्लश पेनल्टी को कम करने के लिए TLB एंट्रीज को प्रोसेस ID के साथ टैग करते हैं। लेकिन अलग अलग हैवी प्रोसेसेस के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे महंगे ऑपरेशंस में से एक बनी हुई है। सेक्शन ब्रेक। डॉट्स को कनेक्ट करना बेयर मेटल, फ्यूटेक्सेस और सिस्टम कॉल कॉस्ट्स। चलिए इन लो लेवल आर्किटेक्चरल रूल्स को वापस उस C++ कोड से जोड़ते हैं जो आप हर रोज लिखते हैं। बेयर मेटल माइंडसेट को फिर से समझना। इस बुक में पहले हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि C++ किसी मैजिकल एब्स्ट्रैक्शन वॉइड में रन नहीं होता है। हर वेक्टर एलोकेशन, स्मार्ट पॉइंटर क्रिएशन या फाइल स्ट्रीम ऑपरेशन फिजिकल मेमोरी और हार्डवेयर रजिस्टर्स पर मैप होता है। जब आप न्यू या मैलॉक का यूज करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं तो यूजर स्पेस एलोकेटर्स जैसे जेमेलॉक या ptmalloc रिंग 3 में मेमोरी के प्री एलोकेटेड पूल्स को मैनेज करते हैं। हालांकि जब वे पूल्स खत्म हो जाते हैं तो एलोकेटर को एक BRK या मैप सिस्टम कॉल ट्रिगर करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन रिंग 3 से रिंग 0 में चला जाता है जहां कर्नल इंटरनल मेमोरी VMA डिस्क्रिप्टर्स को अपडेट करता है, फिजिकल पेज फ्रेम्स को मैप करता है और कंट्रोल वापस रिंग 3 को दे देता है। सिस्टम कॉल ओवरहेड एनालिसिस। क्योंकि रिंग 0 में जाने से CPU रजिस्टर सेव्स, पाइपलाइन स्टॉल्स और पॉसिबल के PTI टेबल स्वैप्स होते हैं, इसलिए हाई थ्रूपुट सिस्टम्स एप्लीकेशंस किसी भी कीमत पर बार बार होने वाले सिस्टम कॉल्स से बचते हैं। डेटा रीड्स को बैच करने पर विचार करें। ये एग्जाम्पल एक इनएफिशिएंट फाइल रीडिंग मेथड की तुलना एक हाई परफॉर्मेंस अल्टरनेटिव से करता है। इनएफिशिएंट मेथड फाइल को एक बार में 1 बाइट रीड करता है, जिसके कारण हर प्रोसेस्ड बाइट के लिए यूजर स्पेस से कर्नेल स्पेस में एक कॉस्टली सिस्टम कॉल ट्रांजिशन होता है। इसके अपोजिट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच एक सिंगल ऑपरेशन में थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स को रीड करने के लिए एक बफर का यूज करता है, जिससे यूजर स्पेस में डेटा को प्रोसेस करके सिस्टम कॉल ओवरहेड बहुत ज्यादा कम हो जाता है। डेटा को चंक्स में रीड करके आप थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस के लिए सिर्फ एक बार हार्डवेयर प्रिविलेज ट्रांजिशन टैक्स पे करते हैं, जिससे आपका CPU पाइपलाइन रिंग 3 के अंदर यूजफुल वर्क से सैचुरेटेड रहता है। फ्यूटेक्सेस और लॉक कंटेंशन पेनल्टीज। चैप्टर 14 में हमने STD म्यूटेक्स जैसे कंकरेंट सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स को एक्सप्लोर किया था। अब हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि एक मॉडर्न हाइब्रिड लॉक प्रिविलेज बाउंड्री के पार कैसे ऑपरेट करता है। लाइनक्स के अंडर मॉडर्न सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स फ्यूटेक्सेस यानी फास्ट यूजर स्पेस म्यूटेक्सिस के ऊपर बिल्ट होते हैं। एक फ्यूटेक्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए रिंग 3 और रिंग 0 के बीच की बाउंड्री को एक्सप्लॉइट करता है। यह डायग्राम अनकंटेंडेड और कंटेंडेड म्यूटेक्स लॉक्स के बीच का डिफरेंस दिखाता है। फास्ट पाथ में एक थ्रेड एटॉमिक ऑपरेशन का यूज करके पूरी तरह से यूजर स्पेस में एक अनकंटेंडेड लॉक को सक्सेसफुली एक्वायर कर लेता है, जो काफी एफिशिएंट है और सिस्टम कॉल्स को अवॉइड करता है। स्लो पाथ में जब कोई थ्रेड डिटेक्ट करता है कि लॉक पहले से ही हेल्ड है तो उसे वेट करने के लिए एक सिस्टम कॉल इश्यू करनी पड़ती है। यह एग्जीक्यूशन को कर्नेल स्पेस में ट्रांजिशन करता है, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम वेटिंग थ्रेड को सस्पेंड कर देता है और एक कॉस्टली कॉन्टेक्स्ट स्विच पर फॉरता है। जब कोई लॉक अनकंटेंडेड होता है तो STD म्यूटेक्स कभी भी कर्नेल में ड्रॉप नहीं होता है। ये रिंग 3 के अंदर ही पूरी तरह से लाइटवेट हार्डवेयर एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस रन करता है, जैसे lockcmp xc hgon x86। सिर्फ तभी जब 2 या उससे ज्यादा थ्रेड्स एग्जैक्टली सेम लॉक के लिए कंटेंट करते हैं तो लूजर एक फ्यूटेक्स सिस्टम कॉल इन्वोक करता है, जो रिंग 3 टू रिंग 0 बाउंड्री को क्रॉस करती है, ताकि कर्नेल शेड्यूलर से थ्रेड को तब तक सुलाने के लिए कहा जा सके जब तक कि रिसोर्स ओपन नहीं हो जाता। सेक्शन ब्रेक। GPU और हार्डवेयर एक्सीलरेशन के लिए एक कर्नेल स्पेस क्यों मैटर करता है। जैसे ही हम CPU प्रोग्रामिंग से आगे कदम बढ़ाने और GPU की मैसिव कंप्यूटेशनल पावर को अनलीश करने की तैयारी करते हैं, इस प्रिविलेज बाउंड्री को समझना एसेंशियल हो जाता है।
आपका जीपीयू पीसीआई एक्सप्रेस बस पर सिचुएटेड एक डिस्क्रीट हार्डवेयर डिवाइस है। इसमें इसके अपने डेडिकेटेड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स, कमांड सबमिशन क्यूज और प्यूट इंजन्स होते हैं। चूंकि स्टैंडर्ड C++ कोड रिंग 3 में रन होता है, इसलिए इसके पास पीसीआई एक्सप्रेस हार्डवेयर कंट्रोल रजिस्टर्स को डायरेक्टली रॉ कमांड्स इश्यू करने की जीरो फिजिकल अथॉरिटी होती है। अगर कोई अनप्रिविलेज्ड यूजर एप्लीकेशन डायरेक्टली आर्बिट्रेरी फिजिकल हार्डवेयर एड्रेसेस पर राइट कर सकती, तो एक सिंगल बग या मैलिशियस स्क्रिप्ट सिस्टम मेमोरी को करप्ट कर सकती है, एनक्रिप्शन कीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है या मशीन को पूरी तरह से क्रैश कर सकती है। यह डायग्राम यूजर स्पेस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल और फिजिकल हार्डवेयर के बीच आर्किटेक्चरल लेयर्स और कम्युनिकेशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह एक यूजर स्पेस C++ एप्लीकेशन और ग्राफिक्स रनटाइम को सिस्टम कॉल्स और मेमोरी मैपिंग के जरिए लिनक्स कर्नल कोर और कर्नल मोड डिवाइस ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाता है। इसके बाद कर्नल मोड ड्राइवर्स मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बस कमांड्स का इस्तेमाल करके फिजिकल पीसीआई एक्सप्रेस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हार्डवेयर को सेफली कंट्रोल करने के लिए यूजर स्पेस रनटाइम्स जैसे कि कुडा ड्राइवर, वल्कन एपीआई या ओपनसीएल लाइब्रेरीज रिंग 3 मेमोरी के अंदर वर्क पेलोड्स को फॉर्मेट करते हैं। वे रिंग 0 में जंप करने के लिए सिस्टम कॉल्स इनिशिएट करते हैं। रिंग 0 के अंदर एक स्पेशलाइज्ड कर्नल डिवाइस ड्राइवर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, एक्सेस राइट्स को वैलिडेट करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए के लिए फिजिकल मेमोरी बर्स को मैप करता है और जीपीयू के मेमोरी मैप्ड एमएमआईओ हार्डवेयर रजिस्टर्स में राइट करता है। इससे पहले कि हम जीपीयू कंप्यूट पाइपलाइंस को मास्टर कर सकें या बेयर मेटल ग्राफिक्स क्यूज लिख सकें, हमें यह समझना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल ड्राइवर्स के जरिए फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेज को कैसे मैनेज, एब्स्ट्रैक्ट और एक्सपोज करता है। पेज पलटिए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं 15.2 लिनक्स डिवाइस ड्राइवर क्या है, कैरेक्टर डिवाइसेज, ब्लॉक डिवाइसेज और पीसीआई डिवाइसेज।